Hello everyone, good morning. Welcome to exam Nova 360. तो start करते हैं. Let's start chapter number 3 with name atoms and molecules. कुछ बुक्स में आपको इस चैप्टर को पार्टिकल्स नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट से भी क्या किया है दिया गया है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है और आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी फिनिश हो गया है. उम्मीद है कि आपके स्कूल में यही चैप्टर पढ़ाया जा रहा होगा, एग्जाम में यही आ रहा होगा. ठीक है, तो डिटेल में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे. ठीक है, पहले हम कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस में. ठीक, तो ये चैप्टर और फोर्थ चैप्टर दोनों थोड़ा सा कंबाइन पढ़ाना चाहिए, बट एनसीईआरटी में अलग अलग तरीके से दिया है. मतलब थर्ड चैप्टर में कुछ और दिया है और रिमेनिंग पार्ट जो दिया है फोर्थ चैप्टर में दिया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था चैप्टर 1 में सब्सटेंस के बारे में, बेसिकली इस चैप्टर में हमारा फोकस रहेगा कि कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं, केमिकल फार्मूला कैसे यूज होता है, चार्ज क्या होते हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं. ठीक है, ठीक है, तो चलिए. तो सब्सटेंस या मैटर होता क्या है बताइए. जैसा कि हमने पढ़ा है कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास. क्या पढ़ा था हमने? ऑक्युपाई सम स्पेस हैविंग सम मास. सॉरी, यही पढ़ा था ना. अच्छा, सब्सटेंस को कैटेगराइज भी दो तरीके से किया गया था, आपको पता होगा. कैसे बेटा बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस और सेकेंड on the basis of chemical composition. ओके, यही किया गया था ना. और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोजिशन के बेस पे कितने होते थे? एक सॉलिड होता था, नेक्स्ट लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यही होते थे कि नहीं? यही होता था ना, बताइए आप लोग. चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता था? हमने इसको दो तरीके से कैटेगराइज किया था बेसिकली. एक को बोला था हमने प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज मिक्सचर. यही बोला था ना. ओके, उसके बाद मिक्सचर को भी कैटेगराइज किया था दो तरीके से. एक को बोला था हमने होमोजीनियस और सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस. Then pure substance was also categorized in two parts. Which one? One is element and second one is compound. याद है ना? Do you remember this? चलो, then compound was also categorized in two parts.
फर्स्ट वन इज inorganic compounds, and second one is organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे आपका मीथेन होता था CH4, इथेन होता था C2H6। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लेट से सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, मतलब ऐसे जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड डायरेक्ट ना हो, मतलब कोई भी डायरेक्टली अटैच होके ये ना बना रहे हो कंपाउंड, ठीक है। तो ये होते थे आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होके बॉन्ड बना के कंपाउंड बनाते, तो उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 10th में डिटेल में। Then elements was also categorized in 3 parts. First one is metals, then non-metals, or then metalloids. Okay. Next, ये इन मेटल्स बेसिकली इन एलिमेंट्स का अपना क्या होता था बेटा, आइटम्स होते थे। एलिमेंट्स का क्या होता था, आइटम्स होता था। और एटम्स के क्या होते थे, एटम के अंदर क्या होते थे बता सकते हो, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते थे। क्या होते थे, एटम के अंदर क्या होते थे बेटा बताओ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई अगर सब्सटेंस है, दिख रहा होगा, कोई अगर सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स होता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने कि कोई अगर सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स होता है। ओके, मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस बना होगा तो किससे बना होगा, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा। ओके, यानी कि एटम्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया बेटा, या किसी भी सब्सटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, एटम्स हो गया। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी मैटर। मतलब कोई भी मैटर बना होगा तो कैसे बना होगा, छोटे 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 आइटम से मिलके बना होगा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में क्या हो गए, कैटेगराइज हो गए। और ये एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के अपने खुद के क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं। तो नेक्स्ट देखना, मैंने बोला कि अगर कोई आइटम है, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बोला गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सॉरी, क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, नेक्स्ट, सारे एटम का अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है। क्या बोला मैंने, सारे एटम का खुद का अपना एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला एवरी आइटम हैज इट्स ओन न्यूक्लियस। सर ये न्यूक्लियस होता क्या है बेटा, ये न्यूक्लियस
को बोला जाता है सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। क्या बोला जाता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम। ओके, क्या बोला मैंने? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन। मैंने बोला सारे एटम का अपना क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सारे एटम का अपना क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट सर, फिर ये जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये लाई कैसे करते हैं? अभी मैं समझाता हूँ। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये रिवॉल्व कर रहा होता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या समझाया मैंने? मैंने ये समझाया कि सारे एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सारे एटम का खुद का एक न्यूक्लियस होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से एटम के अंदर होते हैं, इस तरीके से एटम के अंदर होते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल वैसे जैसे कि सन के चारों ओर प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है। सन के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा होता है? प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा होता है। ओके, ओके। नेक्स्ट वन, थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया। क्या बोला गया? फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब इससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अब बात आती है कि सर ये सब पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि यही से पता चलेगा आपको चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या क्या है, जरूरत क्यों पड़ी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की, सब कुछ हम डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से देखना। मैंने बोला बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मैंने बोला एक और बात कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फंडामेंटल चार्ज बोला गया। क्या बोला गया? फंडामेंटल चार्ज बोला गया। यानी कि एक वर्ड यहां पे बार बार आ रहा है, चार्ज। क्या आ रहा है बेटा? चार्ज आ रहा है, जिसका जिसके बारे में हम स्टडी इस चैप्टर में कर रहा है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ये चार्ज होता क्या है। देख लें चार्ज होता क्या है, बताओ। चलो चलो तो देख लेते हैं चार्ज होता क्या है। ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, ड्यू टू विच अ चार्ज बॉडी, मतलब किसी बॉडी में या किसी बॉडी में अगर वो प्रॉपर्टी आ गई, वो प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज है। एक प्रॉपर्टी है चार्ज अगर किसी बॉडी में आ गई, एक प्रॉपर्टी है चार्ज अगर किसी बॉडी में आ गई, तो ड्यू टू विच दैट चार्ज बॉडी, ड्यू टू विच दैट चार्ज बॉडी attracts or repels another charge body, अभी थोड़ा सा भी इतना ही बताता हूं।
ठीक है, ये बेसिकली ये न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, उसको चार्ज बाई इंडक्शन से बोलते हैं। कैसे होता है तब उतना डिटेल में नहीं जा रहा। अभी मैंने क्या बताया बताओ, अभी मैंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज है तो वो प्रॉपर्टी होगा किसी मैटर का, वो इस तरीके की प्रॉपर्टी होगी कि अगर वो बॉडी में आ गई तो दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल कर लेगा। और हमें पता है, क्या पता है कि अगर लाइक चार्जेज होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, second unlike charges attracts each other। ठीक है ना, ओके। अब देखो इस चार्ज के नेचर को डिफाइन किया गया, बोला गया कि हम नेचर को मान लेंगे अपने स्टडी के लिए, एक नेचर को बोलेंगे कि ये पॉजिटिव होगा और दूसरे नेचर को बोलेंगे कि निगेटिव होगा। तो चार्ज के नेचर को कैसे माना गया बताओ, पॉजिटिव एंड निगेटिव। चार्ज के नेचर को कैसा माना गया बताओ, पॉजिटिव एंड निगेटिव। कोई प्रॉब्लम यहां तक चार्ज के बारे में बेसिकली समझ में आया। अब देखो, तो यहाँ पे ये देखा गया ना कि फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला गया, फंडामेंटल चार्ज बोला गया। मतलब ना इससे छोटा कोई पार्टिकल हो सकता है, ना इससे छोटा कोई चार्ज हो सकता है। अभी चार्ज की वैल्यू पे जाएंगे कि सर होता कितना है। अभी मैं नेचर की बात करता हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन का नेचर माना गया वो माना गया निगेटिव। क्या माना गया बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझते चलना। तो बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन के नेचर को क्या माना गया, निगेटिव। अब ध्यान से देखना, तो मैंने बोला कि अगर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है जो किसी एटम के अंदर है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके चार्ज को माना जाएगा निगेटिव चार्ज। क्या माना जाएगा, इसके नेचर को क्या माना जाएगा कि निगेटिव है। क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। वैसे ही अगर प्रोटॉन है उसको माना गया पॉजिटिव चार्ज। नेचर में कैसा माना गया बेटा बताओ, पॉजिटिव चार्ज। तो जो तीसरा था न्यूट्रॉन, इसको माना गया नो चार्ज, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। और जब किसी पे कोई चार्ज नहीं होता है तो हम उसको न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई क्या। तो जो तीनों फंडामेंटल चार्ज है उनको किस तरीके से बताओ, तो बताओ उनको किस तरीके से कंसीडर किया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके चार्ज को हम निगेटिव मानेंगे, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव मानेंगे, और न्यूट्रॉन होगा तो क्या मानेंगे, कोई चार्ज नहीं है। एक और बात है, एक और सारी इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि इन एन आइटम, अगर कोई आइटम है तो अगर वो क्या है आपका, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है, मतलब अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया, बोला ये गया कि अगर कोई आइटम है जिस पे कोई चार्ज नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा बेटा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जितने प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। एक और इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया आपको? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैंने ये दिया बेटा आपको कि जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो एक प्रोटॉन के चार्ज के वैल्यू के इक्वल होती है। क्या बोला मैंने? जो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है वो एक प्रोटॉन के चार्ज के वैल्यू के इक्वल होती है। तो सर अंतर क्या है बेटा? अंतर है, डिफरेंस है बेटा। डिफरेंस क्या है कि ये जो चार्ज है ये नेचर में नेगेटिव है, नेचर में क्या है बेटा? नेगेटिव है। और ये चार्ज जो है अभी मैंने ऊपर बताया नेचर में कैसा है बेटा? पॉजिटिव है। यानी कि वैल्यू तो दोनों के सेम है, लेकिन एक निगेटिव में है, दूसरा किस में है? पॉजिटिव में। दूसरा किस में है? पॉजिटिव में है। यानी कि हमें अभी तक क्या क्या समझ में आया? अभी तक ये समझ में आया बेटा कि कोई भी मैटर है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? मतलब किससे मिलके बना है? छोटे छोटे एटम से। एटम के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको कंसीडर किया जाता है, दोज आर कंसीडर्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, तो ये लाई कैसे करते हैं एटम के अंदर? तो एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो सर उस न्यूक्लियस के अंदर, उस न्यूक्लियस के अंदर डियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सच अ वे दैट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब क्या बेटा? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं जैसे कि प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के अंदर सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग in atoms around the nucleus in such a way that planets are revolving around the sun in a solar system. डन? डन। अब ये बताइए, प्लैनेट्स जिस पाथ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट और सेल। ऑर्बिट और सेल क्या बोला जाता है? प्लैनेट्स जिस पाथ के अराउंड कर रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑर्बिट्स और सेल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहे होंगे उनको बोला जाएगा ऑर्बिट्स और सेल। ये क्या है बेटा? पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, अब फिर मैंने चार्ज के बारे में बात किया कि चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है अपना कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर में, अगर वो प्रॉपर्टी उस मैटर में आ गई तो वो दूसरे चार्ज बॉडी को इधर दैट विल अट्रैक्ट और रिपेल। डिपेंड करता है कि दूसरी बॉडी पे चार्ज कैसा है। अगर दोनों पे लाइक चार्जेज है देन दे विल repel each other, and both, if both will have negative charge then both will attract, both will have opposite charges then both will attract each other। फिर हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया, मतलब इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं हो सकता, और इसके चार्ज को क्या बोला गया? फंडामेंटल चार्ज बोला गया। क्या बोला गया बताओ? फंडामेंटल चार्ज बोला गया। क्या बोला गया? फंडामेंटल चार्ज बोला गया। देन हम फिर इस कंक्लूजन पे आए कि एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, बट डिफरेंस इज दैट बोथ आर अपोजिट इन नेचर। if we consider electron as negative charge then proton will have positive charge। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर हम मान के चलते हैं, जिस पे स्टडी को कंटिन्यू किया हमने कि इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया हमने? इलेक्ट्रॉन को मान लिया कि ये नेगेटिव चार्ज है, देन प्रोटॉन विल है पॉजिटिव चार्ज, हेंस बोथ विल कैटेगराइज है और बोथ विल से दैट बोथ है अपोजिट चार्ज जो कि, और मैंने माना कि न्यूट्रॉन है तो वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद फिर आते हैं हम चार्ज की तो वैल्यू
भी बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बता दिया, और मैंने ये भी बताया कि अगर कोई एटम है, जनरली कोई एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। चलो, तो सर कहना क्या चाहते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लो कोई एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, एटम में कोई चार्ज नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्यों क्यों बोलूंगा, अभी समझाता हूं। एक बात बताओ, मैंने बोला कि दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम होगी, बट एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ओके सर, अगर किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, हमें पता है उस एटम में क्या क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो बताओ, फिर एटम पे नो चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो जाए, सेम। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना निगेटिव चार्ज, और जितने प्रोटॉन होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज, तो जितना निगेटिव हुआ उतना पॉजिटिव हुआ, तो ओवरऑल क्या हो गई, जीरो हो गई ना। मान लो जैसे लेट से किसी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें निगेटिव 5 चार्ज बनेगा, 5 प्रोटॉन है तो पॉजिटिव में 5 चार्ज बनेगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, निगेटिव और पॉजिटिव वाला जीरो हो जाएगा कि नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यानी कि अगर कोई एटम है, कोई एटम है आपके पास, तो उसमें कोई एटम है आपके पास, उसमें क्या होगा बताओ, उसमें अगर कोई चार्ज नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ओके। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने बोला कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। अब बताओ, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा बनेगा, इस पे नो चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल न्यूक्लियस कैसा बना बताओ, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव बना कि नहीं, न्यूक्लियस पॉजिटिव बना ना। क्यों बना पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव तो होगा। ओवरऑल क्या होगा बताओ, पॉजिटिव ही होगा कि नहीं। अच्छा, पॉजिटिव होगा तो आपको न्यूक्लियस को ऐसे दिखाया जाता है, इसके अंदर प्लस से, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे होंगे बेटा, रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो देखो, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मान लो कोई न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर मान लो कि ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बताओ, रिवॉल्व कर रहे हैं। और मैंने बोला कि न्यूक्लियस कैसा होगा बेटा, नेचर में पॉजिटिव होगा, और इनको बोला गया बेटा, इनको बोला गया ऑर्बिट या सेल, क्या बोला गया, ऑर्बिट या सेल। और इसी ऑर्बिट या सेल में ये क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, इनको क्या बोला गया, ऑर्बिट या सेल। और न्यूक्लियस से जो सबसे बाहर का सेल होगा, न्यूक्लियस से जो सबसे बाहर का सेल होगा, इसको बोलेंगे हम आउटर मोस्ट सेल। अभी अगली क्लास में डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, क्या बोलूंगा मैं, आउटर मोस्ट सेल, या इसी को दूसरा नाम दूंगा मैं, वायलेंस सेल।
क्या बोलूंगा मैं, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। तो इसी ऑर्बिट के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे बताओ, रिवॉल्व कर रहे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई ना। तो इस क्लास में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में वैलेंसी के बारे में समझेंगे, आयंस के बारे में, रेडिकल्स क्या होते हैं, चार्ज कैसे आता है, वैलेंसी कैसे आती है। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, इंट्रोडक्शन था इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में और आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।